लेकिन तुमने ये खाना तो अपने लिए बनाया था ना, तो तुम मुझे खिला दोगी तो तुम्हें कम नहीं पड़ जाएगा। अनिका एकदम से उनके हाथ को पकड़ लेती है और डाइनिंग टेबल की तरफ ले जाते हुए कहती है, मैंने काफी ज्यादा बनाया है, ये खाना हम दोनों के लिए काफी होगा। इतना बोलकर वो उनको वही चेयर पे बैठा देती है और दूसरे साइड से आकर जैसे ही बैठने वाली होती है, वैसे ही को किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर शिवाय खड़ा होता है। वो शिवाय को यहां पर देखकर उसको घूरने लगती है और कहती है, मिस्टर ओबेरॉय, आप इस वक्त यहां पर क्या कर रहे हैं? क्या आपके पास कोई काम वाम नहीं है जो जब देखो तब मुंह उठाकर यहां पर चले आते हो? अनिका की बात सुनकर रिधि जी अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है, हे भगवान, इस लड़की की रक्षा करना मेरे बेटे से। शिवाय अनिका की बातें सुनकर उसको घूरने लगता है और फिर वो उसके करीब जाकर कहता है, क्यों, क्या हुआ? तुम्हें मेरा यहां पर आना अच्छा नहीं लगा? वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये घर मेरा है, इसलिए मैं जब जाऊं तब यहां पर आ सकता हूं और तुम मुझे रुकने वाली कोई नहीं होती हो। इतना बोलकर वो अनिका ते और करीब हो जाता है और वो उसके बालों को स्मेल करने ही वाला होता है कि तभी वहां पर अपनी मां को देखकर एकदम शॉक हो जाता है और कहता है, आप यहां पे क्या कर रही है? रिधि जी को लगता है वो पकड़ी गई और वो कुछ बोलने वाली होती है, उससे पहले ही अनिका उन दोनों के बीच में आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, ये मेरी मेहमान है, तुम्हें कुछ भी नहीं बोल सकते हो। मानती हूं ये तुम्हारे घर पर काम करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसके ऊपर भी अपना रूल थोपोगे। शिवाय अनिका को घूर कर देखता है और कहता है, तुम्हें पता भी है ये कौन है? अनिका को शिवाय की बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी उंगली उसकी तरफ करते हुए कहती है, उनके कपड़ों को तो देखकर लग रहा है वो यहां पर गार्डन में काम करती होंगी। चिकन के कपड़ों पर बहुत ज्यादा मिट्टी लगी हुई है, लेकिन तुम उनको उनके काम की वजह से या फिर उनके जाट की वजह से उन्हें नीचा नहीं दिखा सकते हो। मेरे लिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है और ना कोई जात भेदभाव करने वाला होता है। मेरे लिए वो सिर्फ एक इंसान है जो मेरी मां की उम्र की है और ये अच्छी सी काफी उनकी रिस्पेक्ट करने के लिए। और वैसे भी जब तक मैं यहां पर हूं तब तक के लिए ये घर मेरा है और मैं यहां जिसको चाहूं इसको बुला सकती हूं, उसको खाना खिला सकती हूं और तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। शिवाय घूर कर अपनी मॉम को देखता है और कहता है, ठीक है, तुम तो चाहे वो कर सकती हो और ये लो चार्ट, इसके अकॉर्डिंग तुम्हें हर चीज करना है और अपना ध्यान रखना होगा। इसमें जो जो चीजें लिखी है उन सारी चीजों को तुम्हें मनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारी किसी भी लापरवाही की वजह से मेरे बेबी को कोई नुकसान पहुंचे। अनिका उसके हाथ से उस चार्ट पेपर को ले लेती है और कहती है, ठीक है, मैं लिखी हुई सारी चीजों का मैं अच्छे से पालन करूंगी और तुम्हारे बेबी को कुछ नहीं होने दूंगी। फिर वो जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठने वाली होती है कि तभी उसे कुछ याद आता है और फिर वो पीछे मुड़कर शिवाय की तरफ देखती है और अपने मन में कहती है, अब मैं इसी के घर में रह रही हूं तो इतनी इंसेंसिटिव होना भी ठीक नहीं है, खाने के लिए पूछ लेती हूं। अपने मन में इतना सोचकर अनिका शिवाय से कहती है, मिस्टर ओबेरॉय। अनिका की आवाज सुनकर शिवाय अपना चेहरा हल्का से अनिका की तरफ करता है। खिड़की से आती हुई हल्की सी हवा में अनिका के लंबे काले बाल उड़ रहे थे जो उसके सुंदर से चेहरे को और भी ज्यादा सुंदर बना रहे थे। शिवाय उसके चेहरे में एक सेकंड के लिए खो ही जाता है, लेकिन फिर वो एक अजीब सी स्माइल के साथ कहता है, क्या कुछ कहना है? अनिका उससे पूछती है, क्या आप खाना खाओगे? अगर खाओगे तो फिर मैं निकाल देती हूं, नहीं तो फिर आप जहां से जा सकते हो, क्योंकि ऐसे किसी के सामने खाना अच्छा नहीं लगता है जब सामने वाला खड़ा होकर आपको देख रहा हो। अनिका बात सुनकर शिवाय की नजर डाइनिंग टेबल पर रखे हुए खाने पर जाती है, जो खाना बहुत अच्छा दिख रहा था। हालांकि वो सिर्फ फ्राइड राइस था, लेकिन उसके साथ उसने और भी बहुत सारी चीजें खाने के लिए बनाई थी। फिर वो हल्की आवाज में अनिका को हक कह देता है और जाकर अपनी मॉम के बगल वाली चेयर को निकलने लगता है बैठने के लिए। वही शिवाय के मुंह से हाँ सुनकर अनिका सोच में पड़ जाती है।
इस घमंडी इंसान ने मुझे हक कह दिया, ये कैसे पॉसिबल हुआ। खैर, मुझे क्या, इतना सोचकर अनिका डाइनिंग टेबल पर बैठने वाली होती है, लेकिन तभी उसकी नजर शिवाय पर जाती है और वो उसको घूरते हुए कहती है, अभी तो कुछ देर पहले तुम्हें हमसे प्रॉब्लम हो रही थी, अभी तुम उनके बगल में जाकर बैठ रहे हो। अब तुम्हें नहीं लगता है कि उनकी हैसियत तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। शिवाय अनिका से कहता है, मैं तुमसे कब ऐसा बोला था, मैंने तो तुमसे सिर्फ ये पूछा था, तुम्हें पता है ये कौन है डॉट। अनिका कहती है, हाँ तो तुम्हारा मतलब तो वही था ना, कि तुम इस जैसी औरत को अपने साथ बैठ कर सकती हो। शिवाय कहता है, जब तुम्हें पता है तुम्हारे पास ज्यादा दिमाग नहीं है, तो तुम फिर भी क्यों अपने दिमाग को खर्च करती हो डॉट। अनिका, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है मैं बददिमाग हूं। शिवाय, जो तुम सोच लो। अनिका कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी रिधि जी कहती है, लगता है आप दोनों अभी ज्यादा देर तक लड़ाई करोगे, इसलिए मैं अब चलती हूं। अनिका उसकी बात सुनकर कहती है, आई एम सो सॉरी, रुक मैं अभी खाना निकलती हूं। फिर वो तीनों के लिए 3 प्लेट में खाना निकलती है और फिर वो किचन से जाकर 2 अलग ग्लास में हॉट चॉकलेट, जो उसने मीठे के लिए बनाया था, वो लाकर रख देती है। अपने सामने रखी थाली को देखकर शिवाय अपने मन में सोचता है कि सिंपल खाना वो अपनी लाइफ में आज पहली बार खाने वाला है। फिर शिवाय चम्मच उठाता है और एक चम्मच फ्राइड राइस रायते के साथ खा लेता है और वो उसको इतना अच्छा लगता है कि वो सब कुछ खा लेता है और हॉट चॉकलेट उठाकर पीने लगता है। वही रिधि जी शिवाय को घूर घूर कर देख रही होती है और अपने मन में कहती है, ये तो मीठा नहीं खाता है, तो ये आज हॉट चॉकलेट कैसे पी रहा है। वही कहा शिवाय एक प्लेट चावल खाया होता है, वही रिधि जी थोड़ा और करके 3 प्लेट चावल खा चुकी होती है। और जैसे ही चौथी फ्लैट लेने वाली होती है, शिवाय उनका हाथ टेबल के नीचे से पकड़ लेता है और कहता है, क्या आप पूरी रात खाना ही खाने वाली है, तुम तो एक मॉन्स्टर हो। अब आगे। शिवाय की बात सुनकर रिधि जी अनिका से कहती है, बेटा मेरा हो गया, अब मैं घर जाना चाहूंगी। अनिका उनकी बात सुनकर की तरफ देखने लगती है और कहती है, ठीक है आंटी जी, अब आप जा सकती है, लेकिन दोबारा जरूर आइएगा, और हाँ, जब भी आपका मन करे तब आप यहां पर आ सकती है, मैं आपका इंतजार करूंगी। रिधि जी कहती है, मैं आऊंगी तो क्या तुम फिर से मेरे लिए खाना बनाकर रखोगे। अनिका उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगते हो कहती है, हाँ मैं आपके लिए खाना बनाकर रखूंगी। फिर अनिका प्लेट को उठाकर किचन में रखने के लिए चली जाती है। वो जैसे ही वहां से जाती है, वैसे ही शिवाय अपनी मॉम का हाथ पकड़ के बाहर लेकर आ जाता है और फिर उनको घूरते हुए कहता है, आप यहां पर क्या कर रही थी। रिधि जी कहती है, सबसे पहले तुम मुझे इस तरह से घूरना बंद करो, मैं डरने वाली तुम्हारी इन आंखों से। और हाँ, मैं तो बस उसे लड़की से मिलने के लिए आई थी जो मेरे पोते को इस दुनिया में लाने वाली है, मैं बस उसके नेचर को देखना चाहती थी। शिवाय कहता है, आपने देख लिया ना, तो आप दोबारा यहां पर आने की कोई जरूरत नहीं है। रिधि जी कहती है, मैं तो आऊंगी, क्योंकि मुझे ये लड़की बहुत ही ज्यादा पसंद आई है और ऊपर से ये लड़की इतना अच्छा खाना बनाती है और दिखने में भी कितनी सुंदर है, एक परी की तरह। शिवाय कहता है, ओह, तो अब यहां पर खाने के लिए आने वाली है। रिधि जी कहती है, तुमसे किसने बोल दिया कि मैं बस यहां पर खाना खाने के लिए आने वाली हूं। मैं तो सोच रही थी उसके अगल गल रखेगी तो उसका मैं ध्यान रखूंगी, आखिरकार ये वो लड़की है जो मुझे मेरी खुशियों को देने वाली है। वही अनिका जब आकर देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता है। फिर वो टेबल से चार्ट पेपर को उठाती है और ले जाकर उसे फ्रिज के ऊपर चिपका देती है और फिर अपना दवा लेती है और सोने के लिए चली जाती है, क्योंकि कल सुबह उसे उठकर कॉलेज भी जाना होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अनिका सुबह जल्दी से उठकर तैयार होती है और नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकल जाती है। वो जैसे ही कॉलेज पहुंचती है, ऐसे ही उन 5 लड़कों का ग्रुप उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और सब 90 डिग्री झुककर उसको ग्रिट करते हैं। अनिका उनको ऐसे करता देखकर कहती है, तुम सबको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, इससे तुम्हारी रिपोर्टेशन कम होगी, क्योंकि तुम लोग यहाँ पर सीनियर हो और जूनियर को इस तरह से ग्रेड करोगे तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए दोबारा से तुम लोग ऐसा कुछ मत करना जिस वजह से तुम लोग किसी की नजरों में मजाक बन जाओ। अनिका की बात सुनकर कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा अच्छी लड़की हो, प्लीज मुझे माफ कर दो तुम्हारे साथ मिसबिहेव करने के लिए। अनिका कहती है, माफ कर दिया है, इसी वजह से तुम यहां पर आज खड़े हो, नहीं तो यहां पर तुम दिखाई नहीं देते। अब चलो तुम सब अपने क्लासरूम में, जो हम लोग लंच टाइम पर मिलते हैं पढ़ाई करने के लिए।
इतना बोलकर वो अपने क्लास की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी वह देखती है उसकी क्लास के सामने बहुत ही ज्यादा देर लगी हुई है। वो जैसे ही वहां पर जाकर देखती है तो एक लड़की अपना सर झुकाकर रो रही होती है और उसके सामने एक लड़का खड़ा होकर उसे गुस्से से घूर रहा होता है। अनिका जब ध्यान से उसे लड़के को देखते हैं तो उसे बहुत तेज गुस्सा आता है और वह तभी बिना किसी वार्निंग के एक उस लड़के के पास आती है और उसके सामने आकर बिना कुछ बोले एक जोरदार पंच उसके मुंह पर मारती है। अचानक हुए इस वार से वो संभल नहीं पाता है और जमीन पर गिर जाता है और उसके होठ के किनारे से खून आ जाता है और पूरे ग्राउंड में शांति छा जाती है और पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स अनिका को हैरानी से देखते रह जाते हैं। वो लड़का अनिका की तरफ देखता है जो उसे ही काफी गुस्से से देख रही होती है। तभी लड़के के दोस्त अपना हाथ आगे बढ़ते हैं उस लड़कों को उठाने के लिए, लेकिन वह लड़का उन्हें हाथ दिखाकर इशारे से रोक देता है। तभी अनिका उस लड़के के पास आती है और अपना एक पैर मोड़कर जमीन पर और दूसरा पैर मोड़कर उस पर अपना हाथ रखकर बैठ जाती है और फिर वो गुस्से से उस लड़के की आंखों में देखते हुए कहती है, अहान बत्रा यही नाम है तुम्हारा? तुम्हें पता है ये पंच तो मैं तुम्हें उस दिन ही मारने वाली थी जब तुमने मेरी बुक फाड़ने की हिम्मत की थी। तब तक तो मैं तुम्हें सिर्फ एक घमंडी अमीर ज्यादा समझती थी, लेकिन कल और अभी जो तुमने किया है उसे तुमने ये प्रूव कर दिया है कि तुम एक मॉन्स्टर हो। तुम एक लड़की को ऐसे रूला कैसे सकते हो? इतना बोल वो उसको करने के लिए अपना दोबारा से हाथ उठाती है, लेकिन उसके हाथ को अहान बीच में ही पकड़ लेता है। अहान फिर अपनी जगह से खड़ा होता है और अपनी हेजल ग्रीन आंखों से उसे घूरता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। सब लोग डरते हुए उसे ही देख रहे थे, लेकिन अनिका को तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो बस गुस्से से अपने सामने खड़े लड़के को देख रही थी और फिर अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, लीव मी, मैंने सुना था ये कॉलेज बहुत अच्छा है, बट मुझे नहीं पता था इस कॉलेज में इतने घटिया घटिया लोग रहते हैं जिन्हें कमजोर लोगों को परेशान करना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। समझते क्या हो तुम खुद को? हो क्या तुम यहाँ से भगवान हो या कहीं के राजा महाराजा हो? यू गाइस आर नथिंग फॉर मी। तुम सिर्फ अपने से कमजोर को परेशान करके खुद को बहुत ग्रेट समझते हो, बट तुम लोग एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद से ज्यादा कुछ नहीं हो। अहान जो इतनी देर से शांत खड़ा था वो फिर अचानक से हंसने लगता है। उसकी वो हंसी सबके मन में खौफ पैदा करने के लिए काफी थी। फिर अचानक ही वो गुस्से से अनिका को देखते हुए कहता है, भगवान तो नहीं हूं लेकिन शैतान जरूर हूं। और क्या कहा तुमने? अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद? तो क्रेजी गर्ल, क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं बिगड़ी हुई औलाद से कभी पंगे नहीं लेते? और तुमने तो मुझे एक थप्पड़ ही मार दिया। मानना पड़ेगा तुम्हें, इतना कुछ करने बाद भी तुम अहान बत्रा के सामने बिना किसी डर के खड़ी हो। नॉट बैड, आई लाइक इट। अनिका अहान को गुस्से से देखती है और कहती है, दोबारा से तुम किसी के साथ बदतमीजी करते हुए मुझे मत दिखा जाना। नहीं तो अभी तो मैंने तुम्हें बस एक चांटा मारा है, दोबारा मैं तुम्हें चलने लायक भी नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। वही बाकी के लड़के को हैरानी से अहान देख रहे थे। तभी अहान का दोस्त अर्णव कहता है, ब्रो तूने उसे जाने दिया, थैंक गॉड, मैं तो डर ही गया था उस लड़की के लिए। तभी अहान उसे तरफ देखते हुए डेविल स्माइल करता है और कहता है, तुमसे किसने कहा मैंने उसे जाने दिया है? मैंने सिर्फ छोड़ा है, उसे जाने नहीं दिया। लास्ट लाइन कहते वक्त उसकी आवाज बहुत क्रीपी लग रही होती है, जिसे अर्णव और अहान का दूसरा दोस्त माइंड बखूबी समझ रहे होते हैं। अहान एक बार अपनी जलती हुई आंखों से सबको घूरता है जो उसे ही देख रहे थे, लेकिन उसके देखते ही अपनी नजरें हटा लेते हैं या नीचे कर लेते हैं। तो अहान और बाकी सब वहां से चले जाते हैं। अनिका अपनी क्लास की तरफ आती है पर उसे दरवाजा बंद मिलता है, जिसे देखकर अनिका को अजीब लगता है और वो दरवाजा खोलने के लिए जैसे है हाथ बढ़ाती है, तभी अचानक एक लड़की बीच में आती है और झटके से दरवाजा खोल देती है, जिससे अचानक उसके सिर पर पानी से भरी बाल्टी गिर जाती है और वो पूरी तरह से भीग जाती है। अनिका शायद सब देखकर हैरान रह जाती है और क्लास के अंदर देखती है जहां सभी लड़के लड़कियां उसे देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। अनिका हैरानी से उस लड़की की तरफ देखती है, जिसे देखने के बाद उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं उसकी दोस्त सृष्टि वेदी होती है। सृष्टि अपनी आंखों में आंसू लिए अनिका की तरफ देखने लगती है। अनिका सृष्टि का हाथ पकड़ के उसे साइड में करती है और कहती है, तुम इतने दिनों से कहां गायब हो गई थी? सृष्टि अनिका की बात सुनकर अपना सर नीचे झुका लेती है और फिर रोते हुए कहती है, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो गया। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे मॉम दाद की बातों में जाकर उनके साथ तुम्हारे घर नहीं जाना चाहिए था। अगर मैं उसे रात तुम्हारे घर नहीं गई होती तो तुम्हें उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन नहीं करना पड़ता मुझे बचाने के लिए। अनिका उसको टाइटली हक कर लेती है और कहती है, सॉरी बोलने के लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। यहाँ तो मुझे सिर्फ एक बेबी करना है, इसलिए अपनी तरफ से झुककर नहीं उठाकर चलो, क्योंकि तुम ही दोस्त हो। मुझे पसंद नहीं कि मेरी दोस्त अपनी नजरें नीचे करके चले।
अनिका फिर सृष्टि के बारे में याद करने लगती है तो उसे याद आता है ये वही लड़की है जो हर वक्त अनिका की हेल्प करती थी और उसे हर चीज से प्रोटेक्ट करती थी, उसके लिए सबसे लड़ जाती थी, भले इसको उसके बदले में दूसरों से मार खाना पड़ता था। अनिका सृष्टि को देखते हुए अपने मन में कहती है, तुम्हें वो लड़की हो जिसके लिए उसने अपनी जिंदगी को भी दांव पर लगा दिया, तो फिर मैं कौन होती हूं तुम्हें माफ न करने वाली। आज तक तुम सबसे प्रोटेक्ट करते आई हो अनिका को, लेकिन अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी सबसे, तुम्हें वैसी जिंदगी दूंगी जैसी अनिका तुम्हें देना चाहती थी। अनिका सृष्टि से बात ही कर रही थी कि तभी वहां दीप्ति आ जाती है और सृष्टि की तरफ देखते हुए कहती है, उप्स रॉन्ग टारगेट, तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए था, ये सब तो इस पागल लड़की के लिए था, पर तुम बीच में आगे देखा, सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाना पड़ा, हम सब तो इसे सबक सिखाना चाहते थे, एनीवे तुम्हारा बैड लक। फिर दीप्ति अनिका की तरफ इशारा करते हुए कहती है, बच कर रहना, क्योंकि अब तुम हमारी सबसे बड़ी टारगेट बन गई हो, क्योंकि तुमने आहान बत्रा पर हाथ उठाया है, इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। ये कहकर दीप्ति अनिका के पास आती है और गुस्से से कहती है, इस बार तो तुम बच गई, पर अगली बार नहीं, इस बार सिर्फ पानी था, अगली बार पता नहीं क्या क्या गिर जाए तुम्हारे ऊपर, तो ध्यान से। अनिका दीप्ति की तरफ देखती है और फिर अपने हाथ आपस में बांधते हुए सपाट लहजे में कहती है, ये तो तुम मुझे मत ही सिखाओ कि किसे बचकर रहना चाहिए और किसे नहीं, क्योंकि उसका छोटा सा ट्रायल मैंने तुम्हें कल ही दिया था। अगर तुम भूल गई हो तो मैं तुम्हें वापस बता दूंगी, और एक बात, मैं तुम्हारे उस सो कॉल्ड आहान से बिल्कुल भी नहीं डरती हूं। मैं आज तक ना तो किसी से डरी हूं, ना ही डरूंगी, और दोबारा ऐसी बचकानी हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बेवकूफ। ये कहकर अनिका एक तिरछी नजर से दीप्ति को देखती है, फिर सृष्टि के पास जाती है और पूछती है, आर यू ओके? सृष्टि हाँ में सिर हिला देती है, फिर वह सृष्टि का हाथ करके चेंजिंग रूम की तरफ चली जाती है, क्योंकि तुम मर कर भी जिंदा हो। अब आगे अनिका कॉलेज से छूटते ही घर वापस आ जाती है और तभी वो अपनी लाइफ के बारे में सोचने लगती है और उसे अपने मॉम डैड की याद आ जाती है और उसे ये भी याद आ जाता है कि उसकी मौत किस तरह से हुई थी। ये याद आते ही उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने मन में कहती है, पता लगा के रहूंगी कि मुझे क्यों मारा गया और मेरी मौत के पीछे किसका हाथ था। और तभी उसके ऊपर थिस फाइटर प्लेन से हमला किया गया होता है, उसकी याद आ जाती है और वो उसे फाइटर प्लेन को याद करते समझ जाती है वो इंसान कौन हो सकता है। अनिका फिर रात होने का वेट करने लगती है और जैसे ही रात 10 बजाते हैं वो ब्लैक हुडी पहनकर वहां से निकल जाती है, लेकिन उसको ये पता नहीं होता है कि उसका पीछा हो रहा है। कैप्टन अनिका के पीछे पीछे चल रहा होता है और फिर वह अपने फोन को अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट करता है और शिवाय को बताता है कि अनिका कहीं पर जा रही है। शिवाय भी उसको उसका पीछा करने के लिए बोल देता है और वो खुद भी ऑफिस से तुरंत निकल जाता है। थोड़ी देर बाद अनिका शहर से बाहर एक जंगल के सामने खड़ी हुई होती है और फिर वह उसे जंगल को देखते हुए एक गहरी सांस लेती है और अपने मन में कहती है, मुझे इस जंगल को पार करके आर्मी कैंप तक पहुंचना होगा। तभी उसको फील होता है कोई है जो उसके ऊपर अपनी नजरें बनाए हुए है, इसलिए वह उसे इंसान का पता करने के लिए तुरंत दौड़ते हुए जंगल के अंदर घुस जाती है और एक पेड़ के सबसे ऊंचे डाली पर चढ़कर बैठ जाती है। अनिका को ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस होता है और इस एक्सपीरियंस को वो इस लाइफ में अपने यूज कर रही होती है। तभी कैप्टन भी उसे जंगल में आ जाता है और उसी पेड़ के नीचे खड़ा होकर अपने चारों तरफ देखने लगता है और कहता है, अभी तो यही पे थी, कहाँ गायब हो गई? इतने अंधेरे जंगल में मैं उन्हें अब ढूंढगा कैसे? अनिका कैप्टन को यहां पर देखकर एकदम से हैरान हो जाती है और अपने मन में कहती है, मुझे समझ में आ रहा है तो उसे डेविल सिंह ओबेरॉय के इतने खास बॉडीगार्ड क्यों हैं, क्योंकि तुम तो काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। तुमने मेरा यहां तक पीछा किया और मुझे पता भी नहीं चलने दिया, बट अफसोस तुम्हारा टैलेंट मेरे सामने कुछ भी नहीं है। इतना बोलकर वह कैप्टन का वहां से जाने का वेट करती है। कैप्टन जैसे ही वहां से जाता है वो धीरे से पेड़ से उतरती है और जंगल के बीचों बीच जाकर एक बड़े से झाड़ी के पास जाती है और उसे झाड़ी को हटाकर एक छोटे से गेट को खोलती है। जैसे ही उसे गेट को खोलती है तो अंदर सुरंग जैसा दिखाई देने लगता है। अनिका उस सुरंग से होते हुए सीधा आदमी कैंप के अंदर पहुंच जाती है और फिर वह उसे इंसान के कैंप के अंदर चली जाती है, जो इंसान उसे फाइटर प्लेन को हमेशा यूज किया करता था। वो जैसे ही अंदर जाती है तो उसे वाइन की बहुत ही स्ट्रांग स्मेल आने लगती है, जिससे को वोमिटिंग जैसा फील होने लगता है, लेकिन वह तुरंत अपने नाक को दबा लेती है और कहती है,
प्रेग्नेंट होने के साइड इफेक्ट हो गए चालू। अनिका फिर वही से ब्लैक कपड़े को उठती है और अपने फेस को उसे पूरी तरीके से कर लेती है, और फिर वो धीरे से चलकर उसे इंसान के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है, और फिर वो अपनी आवाज को चेंज कर लेती है और अनाया की आवाज में बात करने लगती है और कहती है, तुमने मुझे क्यों मारा? वो इंसान नशे में होता है, इसलिए उसको अनिका सही से दिखाई नहीं दे रही होती है, लेकिन जैसे ही वो उसे सवाल को सुनता है उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहता है, अनाया तुम आ गई। मुझे पता ही था तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम हमारे कैंप की सबसे स्ट्रांग वॉरियर हो। अनिका उसकी बात सुनकर उसको उसके गले से पकड़ लेती है और कहती है, मैं तुमसे ये पूछा है कि तुमने मुझे क्यों मारा? वो इंसान अनिका की बात सुनकर अजीब तरीके से हंसने लगता है और फिर वह रोने लगता है और कहता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे तुम्हें मजबूरी में मारना पड़ा, क्योंकि अगर मैं तुम्हें नहीं मारता तुम्हें अपनी पूरी फैमिली को खो देता। अनिका उसकी बात सुनकर उसकी गुस्से से देखने लगती है और कहती है, साफ साफ बोलो, तुम कहना क्या चाहते हो डॉट? और अगर तुम्हें मजबूरी में मुझे मारना पड़ा तो वो इंसान कौन है जिसने तुम्हें ये करने के लिए मजबूर किया था? वो इंसान कहता है, तुम्हारी बहन रिया ने मुझे मजबूत किया था तुम्हें मरने के लिए। अनिका, झूठ झूठ एकदम झूठ। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी बहन का नाम लेकर मुझसे बच जाओगे? वो इंसान कहता है, विश्वास नहीं है ना तो तुम मेरा फोन चेक कर सकती हो, उसमें सारी रिकॉर्डिंग है। अनिका पहले कुछ देर तक उसे इंसान के फेशियल को देखने लगती है और फिर वो धीरे से उसे फोन को उठाकर इंसान के हाथ में दे देती है और कहती है, ओपन करो इसे। वो इंसान भी फोन को ओपन करके रिकॉर्डिंग को सुना देता है जिसमें अनाया को मारने की प्लानिंग चल रही होती है। अनिका जैसे ही उसे रिकॉर्डिंग को सुनती है उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो धीरे से कहती है, लेकिन क्यों? वो इंसान अनिका की बात सुनकर कहता है, क्योंकि उसे तुम्हारी जगह चाहिए थी, तुम्हारा पोजीशन चाहिए था, तुम्हारा नाम चाहिए था। तुम्हें अभी भी लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन एक बार तुम ही सोचो, तुम्हारी पूरी फाइटर प्लेन क्रैश हो गई, उसके बाद थी न्यूज़पेपर में उसका न्यूज़ क्यों नहीं आया? अनिका, क्यों? क्योंकि तुम मर कर भी जिंदा हो। तुम्हारी जगह तुम्हारी बहन रिया ने ले लिया है और रिया की जगह उसकी बहन दिया ने ले लिया है। तुम्हें पता है रिया की एक जुड़वा बहन है जिसका नाम दिया है और वो हुबहू रिया की तरह दिखाती है, और फिर सामने मिलकर एक प्लान बनाया तुम्हें मरने का, तुम्हारे नाम और पहचान को अपना बनाने का। उस दिन जो लड़की तुम्हें गले लगाकर बाय बोल रही थी वो रिया नहीं बल्कि दिया थी, और रिया तो ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्री जा चुकी थी अपनी सर्जरी करवाने के लिए, ताकि तुम्हारे मरते ही वो तुम्हारी जगह ले सके। और उसने ले भी लिया है तुम्हारा नाम, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा पावर, यहां तक कि तुम्हारी मंगेतर को भी, और वो लोग बहुत जल्दी ही शादी करने वाले हैं। क्योंकि रिया जो अब अनाया बन चुकी है, प्लास्टिक सर्जरी करवा के उसने ऑलरेडी एप्लीकेशन डाल दी है छुट्टी के लिए, क्योंकि वो अपनी शादी को एंजॉय करना चाहती है। और तुम्हें सबसे शॉकिंग न्यूज बताऊं मैं, तुम्हारे डैड को पता है कि तीनों माँ बेटी ने मिलकर तुम्हारे साथ क्या किया है, उसके बाद भी वो चुप है। पता है क्यों? क्योंकि उसको हमेशा से यही लगता था कि तुम उनकी बेटी हो ही नहीं। जब तुम्हारे मॉम डैड की शादी सिर्फ बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हुई थी, तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे, और तुम्हारी मॉम आर्मी हेडक्वार्टर की ब्रिलियंट साइंटिस्ट थी और का ज्यादातर टाइम यहीं पर लैब में निकल जाता था। और उस वक्त उसकी काफी आर्मी ऑफिसर से बनती भी थी, वो लोग एक फैमिली की तरह रखते थे। लेकिन तुम्हारे डैड को हमेशा ये लगता था कि तुम्हारी मॉम का उनमें से किसी एक के साथ अफेयर चल रहा है, और वो उसके चलते तुम्हारे मॉम से बहुत ही ज्यादा झगड़ा करते थे और उनको बार बार अपनी जॉब छोड़ने के लिए फोर्स करते थे, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानती थी और फिर वो प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन माय डैड को लगा कि आप उनका बच्चा नहीं है, किसी और का है, और फिर वह तुम्हारी मॉम को चित करने लगे। और इस वक्त जो तुम्हारी सौतेली माँ में उनके साथ उनका अफेयर चलने लगा, और फिर तुम्हारी सौतेली मॉम से उनको 2 बेटियां हो जिसको दोनों ने काफी टाइम तक छुपा कर रखा। लेकिन जब तुम्हारी सौतेली मॉम तुम्हारे डैड पर दबाव बनाने लगी शादी करने के लिए, तब तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मॉम को रास्ते से हटाने के लिए सोचा और उन्हें एक एक्सीडेंट के थ्रू मरवा दिया।
और मजबूरी में तुम्हें जिंदा रखना पड़ा क्योंकि दुनिया वालों की नजरों में तुम उसे खानदान की इकलौती बेटी थी और इसलिए उसे पूरी प्रॉपर्टी की इकलौती वारिस तुम ही थी। फिर जब तुम्हारी मॉम मौत हो गई तब माय डैड ने एक नई चाल चली और तुम्हारी सौतेली माँ को अपने साथ घर लेकर आ गए शादी करके, और तुम्हारे दादाजी से ये बोल दिया कि वो इस औरत को सिर्फ इसलिए लेकर आए ताकि वो तुम्हारा ध्यान रख सके। और तुम्हारे दादाजी को भी इस चीज से कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि उन्हें लगता था कि तुम्हें माँ की जरूरत है और इसलिए उन्होंने उसे माँ बेटी को अपना लिया था। लेकिन तुम्हारी सौतेली माँ ने और तुम्हारे डैड ने मिलकर एक और ही प्लान बनाया और अपनी एक बेटी को अपने पास ना रखकर उसको एक नैनी के साथ दूसरे घर में शिफ्ट करवा दिया ताकि वह आगे चलकर उसका यूज कर सके तुम्हें मरने में। और देखो, उन सब ने मिलकर तुम्हें मार भी दिया, लेकिन शायद तुम्हारा भाग्य अच्छा है इसलिए तुम बच गई। ये सारी बातें सुनने के बाद अनीका को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है क्योंकि उसकी फैमिली तो बहुत अच्छी थी। उसकी सौतेली माँ उसको कभी भी उसकी माँ की कमी महसूस होने नहीं देती थी और उसकी बहन तो उसको बहुत ज्यादा प्यार करती थी और वो अपने डैड की तो राजकुमारी है जिससे वह इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। फिर वो इतना बड़ा चाल कैसे चल सकते हैं? ये सब सोते हुए उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन फिर वो उसे इंसान के गले को और जोर से दबाने लगती है और कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो डॉट। मेरी फैमिली मेरे साथ कभी ऐसा कर ही नहीं सकती है और ये कहानी भी झूठी है तुम्हारी। वो इंसान अनीका की बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है, मैं मरने वाला हूं क्योंकि मुझे पता है तुम मुझे मार दोगी और एक मारता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता है। बस मैं मरने से पहले तुम्हें ये सच्चाई बता देना चाहता था ताकि तुम फिर से अपने उस फैमिली के पास लौट करना जाओ, क्योंकि अगर उन्हें गलती से भी पता चल गया कि तुम जिंदा हो तो वो तुम्हें मरने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश करेंगे। और मैंने तुम्हें यह सच्चाई इसलिए भी बताए क्योंकि मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैंने इंसान को मारने की कोशिश की जो मेरी इंप्रेशंस हुआ करती थी, जिसके साथ मिलकर मैं अपने दुश्मनों से फाइट करता था और उसे हम दोनों मिलकर कितनी ठीक खतरनाक से खतरनाक फाइट को जीत जाते थे। मैं सच में झूठ नहीं बोल रहा हूं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम इसके बारे में पता कर सकती हो या फिर तुम रिया और दिया का डीएनए टेस्ट करवा सकती हो। पता चल जाएगा वो दोनों तुम्हारे डैड की ही बेटी है। और तुम अपने दादाजी से पूछ सकती हो तुम्हारे मॉम की डेट कैसे हुई थी। दादाजी को सब पता था लेकिन फिर भी वह चुप है क्योंकि वह अपने इकलौते बेटे को खोना नहीं चाहते थे। अनीका उस इंसान की बातें सुनकर उसके गले को छोड़ देती है और कहती है, भूल जाना कि मैं यहां पर आई थी या दोनों की कोई बात हुई थी। इतना बोलकर वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी वो इंसान अनीका के हाथों को पकड़ लेता है और अपने पास से एक बड़ा सा खंजर निकाल के उसके हाथों में रख देता है और कहता है, तुमने एक बार कहा था उन इंसान को जीने का कोई हक नहीं होना चाहिए जो अपने पार्टनर को धोखा देते हैं। उस इंसान को आर्मी में रहने का कोई हक नहीं है जो अपने पार्टनर को मौत के मुंह में छोड़कर अकेला वापस लौट आए। मैं भी तो तुम्हारा पार्टनर था ना, हम दोनों हर एक लड़ाई में साथ जाते थे। उसके बाद भी मैंने तुमसे धोखा किया तो मेरी सजा भी मौत हुई ना। मानता हूं मैंने ये सब अपने परिवार को बचाने के लिए किया था, लेकिन मैं एक आर्मी ऑफिसर हूं के बाद भी मैंने एक लड़की के धमकी से डर कर तुम्हें मरने की कोशिश की। सोचो, अगर कल को कोई मेरी परिवार को इसी तरह से बंदी बनाकर मुझे अपने देश के साथ गद्दारी करने के लिए धमकी देता है तो शायद मैं डर कर अपने देश के साथ भी गद्दारी कर दूंगा। इसलिए मेरे जैसे कायर इंसान को मर जाना चाहिए। प्लीज अनाया, मुझे मार दो क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा घुटन हो रहा है। मैं इस तरह से नहीं जी सकता हूं। प्लीज मुझे मेरे धोखे की सजा दे दो। उसकी बात सुनकर अनीका के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अनुवाद ध्यान से उसे आदमी को देखने लगती है जो हर वक्त उसके साथ था, हर एक लड़ाई में उसके साथ था, शिवाय का खौफ। अब आगे अनीका कुछ देर तक तो उस इंसान को देखती रहती है और फिर वो उस खंजर को जमीन पर फेंक देती है और उसके हाथों से अपने हाथ को छुड़ा लेती है और वहां से जाते हुए कहती है, मैं तुमसे धोखेबाज इंसान को मारकर अपने हाथ गंदे करना नहीं चाहती। अब तुम्हें अपनी लाइफ इसी पछतावे के साथ गुजारनी होगी।
इतना बोलकर वो वहां से जैसे ही बाहर निकलती है वैसे ही उसको अंदर से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। और वो अपने मन में कहती है, तुम धोखेबाज के साथ एक कायर भी निकले। फिर वो उसी सुरंग से होते हुए जंगल में वापस आ जाती है और वो रोड पर जाकर एक ऑटो को रोकते हैं और उसके अंदर बैठ जाती है। इस वक्त उसका दिमाग काम करना पूरी तरीके से बंद कर चुका होता है, उसका पूरा शरीर कोल्ड हो गया होता है और उसकी आंखों से कंटिन्यू आंसू गिर रहे होते हैं। वो ऑटो वाला थोड़ी दूरी पर गया ही होता है कि तभी सामने से आई एक कार उस ऑटो का एक्सीडेंट कर देता है, जिस ऑटो में जाकर एक पैर से टकरा जाती है और उसे ऑटो ड्राइवर के सपोर्ट चोट लग जाती है और उसके माथे से खून बहने लगता है। अनिका को भी हल्की सी खरोच आ जाती है, लेकिन वह किसी तरह खुद को बचा लेती है और अपने दोनों हाथों को अपने पेट पर रख लेती है। और वह कार वाला भी रुक चुका होता है और फिर गेट खोलकर बाहर आता है और कहता है, जल्दी से मैटर सॉल्व करो, मुझे लेट हो रहा है। अनिका जब उस आवाज को सुनकर ऊपर देखी है तो वहां पर कोई और आहान खड़ा होता है और कहता है, कितने पैसे चाहिए, जल्दी बोलो। अनिका उसकी बात सुनकर अपनी जगह से खड़ी होती है और कहती है, क्या? आहान कहता है, कुछ ज्यादा डैमेज तो हुआ नहीं है, इसलिए जल्दी से बोलो कितने पैसे चाहिए, मुझे लेट हो रहा है, मुझे यहां से जाना है। अनिका कहती है, तुम्हारी वजह से अंकल को चोट आई है तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें सबसे पहले उनकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन तुम तो पैसों की बात कर रहे हो। आहान कहता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है और वैसे भी मेरे ड्राइवर ने हिट नहीं किया है, वो खुद हमारे सामने आए थे। इतना बोलकर वह जाने लगता है। तभी अनिका अगर उसके कॉलर को पकड़ लेती है और कहती है, मना कि तुमने हिट नहीं किया है, लेकिन तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है, अब तुम्हें अंकल की हेल्प करनी ही होगी और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना ही होगा। आहान उसके दोनों हाथों को पकड़ के अपने कॉलर से हटा देता है और फिर गुस्से से कहता है, मैंने बोला ना, मैंने कुछ नहीं किया है, मतलब मैं कुछ नहीं किया है और इसलिए मैं इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं उठाने वाला हूं। इतना बोलकर वो उसके हाथों को झटक देता है और जाकर अपने कार में बैठ जाता है। अनिका उसको ज्यादा हुआ देखकर चिल्लाते हुए कहती है, दोबारा तुम मेरे सामने मत आ जाना, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इतना बोलकर वह जैसे ही पीछे मुड़ती है वैसे ही शिवाय उसको गले से पकड़ लेता है और उसके गले को दबाते हुए कहता है, मैं तुमसे कहा था ना, तुम्हें खुद का ध्यान रखना है और मेरे बेबी को थोड़ा सा भी हार्म नहीं होने देना है, लेकिन आज फिर तुम्हारी गलती की वजह से मेरे बेबी की जान खतरे में थी। अनिका शिवाय को अपने सामने देखकर एकदम से हैरान हो जाती है और वो उसके हाथों से अपने गले को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन वो छुड़ा नहीं पाती है और धीरे धीरे करके उसकी आंखें बंद हो जाती है। शिवाय जब देखता है अनिका की आंखें बंद हो गई है तो वो एकदम से पैनिक हो जाता है और कैप्टन को चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी से हॉस्पिटल में फोन करो और सब कुछ रेडी करने के लिए बोलो। फिर वो अनिका को अपनी गोद में उठता है और कार में लेकर बैठ जाता है और उस अंकल को भी अपने एक बॉडीगार्ड को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोल देता है। थोड़ी देर बाद 10 काले रंग की गाड़ियां हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकती है। उनमें से एक गाड़ी में से शिवाय अनिका को अपनी बाहों में लेकर बाहर निकलता है। शिवाय के बॉडीगार्ड जल्दी से उसे कवर कर लेते हैं और उसे अंदर ले जाते हैं। उस हॉस्पिटल में कुछ ही देर में एकदम शांति फैल जाती है। कुछ ही देर में उस हॉस्पिटल का डायरेक्टर अपने साथ 10 बड़े डॉक्टर को लेकर आ जाता है और शिवाय को बड़े ही पोलाइट वे में उसे ग्रिट करता है और एक डॉक्टर को आगे बढ़कर का इलाका चेकअप करने के लिए कहता है। शिवाय, जिसका सारा ध्यान अनिका पर ही होता है, उसके पास किसी मेल डॉक्टर को आता हुआ देखकर उसकी आंखें लाल हो जाती है और वह डॉक्टर को ऐसे देखने लगता है जैसे अभी उससे आंखों से ही भस्म कर देगा। डॉक्टर उसकी आंखें देखकर इतना ज्यादा डर जाता है कि वह तुरंत 2 कदम पीछे को हो जाता है। फिर शिवाय उस हॉस्पिटल के डायरेक्टर की तरफ देखते हुए कहता है, 5 सेकंड के अंदर मुझे यहां पर फीमेल डॉक्टर चाहिए, नहीं तो आज तुम्हारा लास्ट दिन होगा इस हॉस्पिटल में ही नहीं बल्कि इस दुनिया में। शिवाय की जलती हुई निगाहों को देखकर डायरेक्टर की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती और वो पर्सनली वहां से फीमेल डॉक्टर को लाने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आती है और वह जैसे ही अनिका को सीखने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है कि तभी एक फिर शिवाय उसे रोक देता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी गंदे हाथों से इसे छूने की। शिवाय की बातें सुनकर उस डॉक्टर को बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन डर की वजह से वो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करती है। तभी शिवाय उसके ऊपर गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारे ग्लव्स किधर है? वो डॉक्टर हकला लाते हुए कहती है, मेरे पास है, अभी पहनती हूं। लेकिन तभी शिवाय गुस्से में उसकी तरफ आते हुए कहता है, तुम उन गंदे गलवस के साथ उसको छुओगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत? वो डॉक्टर शिवाय की नजरों के नीचे घुटन सी महसूस करने लगती है
और डर उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगती है और वो अपना सर झुकाकर कहती है, सॉरी, गलती हो गई, मैं दूसरा लेकर आती हूं। उसकी बातें सुनकर शिवाय की नजर अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखता है, उसे न्यू ग्लव्स लाने के लिए कह देता है और उस डॉक्टर का वहीं पर खड़े रहने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर न्यू ग्लव्स पहनकर अनिका की अच्छे तरीके से बैंडेज करती है और उससे फिर डरते हुए शिवाय को देखती है और उससे कहती है, वो मैम को इंजेक्शन लगाना है क्या मैं लगा दूं? शिवाय कुछ देर तक तो उसे देखता रहता है और फिर बड़े ही खतरनाक तरीके से कहता है, इंजेक्शन लगा सकती हो, लेकिन हाँ, अगर उसे थोड़ा सा भी दर्द हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। डॉक्टर अनिका को देखते हुए अपने मन में कहती है, इतनी मासूम लड़की इस राक्षस के हाथ में कैसे फंस गई? मुझे तो इस लड़की पर दया आ रही है, पता नहीं बेचारी कैसे रहती होगी इसके साथ। और फिर बड़ी हिम्मत करके अनिका को इंजेक्शन लगाती है। 2 घंटे बाद अनिका को अभी भी होश नहीं आया होता है और ये देखकर शिवाय का गुस्सा बढ़ने लगता है और फिर वो अनिका के बाड़ से निकालकर बाहर आता है। शिवाय अपने एक हाथ की मुट्ठी बांधे सीधा चला रहा था। सब जानते थे कि अगर वो अपने हाथ की मुट्ठी बांध रहा है तो समझ लो कि वो अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर मुट्ठी खुल गई तो फिर सामने वाले की खैर नहीं। शिवाय सीधा आकर एक डॉक्टर के सामने खड़ा हो जाता है। डॉक्टर की नजर जब शिवाय पर पड़ती है तो उनकी जान हल्क में आ जाती है। शिवाय आगे बढ़कर उस डॉक्टर का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, अभी तक वह बेहोश क्यों है? शिवाय की सख्ती से भरी गंभीर आवाज सुनकर सबकी हालत खराब हो जाती है। किसी की भी हिम्मत नहीं होती शिवाय के सामने मुंह खोलने की। सबकी जुबान पर जैसे ताला लग गया हो। शिवाय सब पर गरजते हुए एक बार फिर से कहता है, मैंने पूछा क्या हुआ है उसको, और वो अभी तक होश में क्यों नहीं आई? उसकी खौफनाक आवाज सुनकर डा अंदर तक सहम जाता है और फिर बड़ी हिम्मत करके कहता है, सर प्लीज आप पहले शांत हो जाइए। पर शिवाय के सर पर तो जुनून सवार था। वो गुस्से से जलती निगाहों से डा की तरफ देखता है, जैसे कह रहा हो कि फालतू बात नहीं, जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दे। वो डा अटकती हुए सर शायद उसको बड़ा सदमा लगा है और उनके गले पर बने निशानों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उनको किसी ने मरने कोशिश है। शिवाय के आंखों से अंगारे बरस रहे होते हैं डॉक्टर की बात सुनकर और वो अपने हाथ की मुट्ठी कसते हुए आगे कहता है, कब तक होश आएगा इसे? शिवाय का अगला सवाल जिससे डा की हालत और भी खराब हो जाती है। डा को समझ नहीं आता कि वो शिवाय को क्या जवाब दे। अब भाई वो तो सिर्फ एक डॉक्टर ही है ना, कोई भगवान तो है नहीं जो सब उसे पहले से ही पता हो कि कब किस पेशेंट को होश आएगा या कब कौन जिंदा हो जाएगा। शिवाय अपनी बात को रिपीट करते हुए कहता है, मैंने पूछा कब होश आएगा उसे? डॉक्टर, वो सर हम कुछ कह नहीं सकते। शिवाय अपने हाथ की मुट्ठी को और ज्यादा कसते हुए, कब होश आएगा इसे? डॉक्टर, वो मैं क्लियर कुछ नहीं बता सकती। सिद्धार्थ, कब होश आएगा इसे? डॉक्टर, ये बहुत ज्यादा वीक भी है इसलिए मैं कुछ सही नहीं कह सकती हूं। इतना सुनने की देर थी कि शिवाय के बंद हाथ की मुट्ठी खुल जाती है और अगले ही पल उसका मजबूत हाथ डॉक्टर के गले में होता है। बाकी सब डॉक्टर डर के मारे पीछे हो जाते हैं। शिवाय उसका गला जोर से दबाते हुए आगे कहता है, मैंने पूछा कब होश आएगा इसे? डॉक्टर की हालत खराब हो रही होती है लेकिन शिवाय उसे छोड़ ही नहीं रहा होता है। वो उसके गले पर अपना दबाव बढ़ाता जा रहा होता है और वहां पर मौजूद जितने भी लोग थे उनमें से किसी की हिम्मत नहीं थी जो शिवाय को रोक सके। डॉक्टर की सांसें उखड़ने लगती है। शिवाय, आखिरी बार पूछ रहा हूं, इसको कब होश आएगा? डॉक्टर, आ जाएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। वो बहुत मुश्किल से बोल रही होती है। बस फिर क्या था, डॉक्टर की बात सुनते ही शिवाय उससे छोड़ देता है और वापस से वार्ड के अंदर चला जाता है और अपनी जुनून भारी नजरों से अनिका को देखने लगता है और उससे देखते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद की जान खतरे में डालने की? और तुमने उस लड़के को छुआ भी और उससे बातें भी की, जबकि तुम्हें पता है कि मैं तुम पर किसी की नजारे भी बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन तुमने तो खुद उसको टच किया, वो भी किसी गैर मर्द को। इसकी सजा तो तुमको मिल के रहेगी, बस एक बार होश में आ जाओ। बेबी खे डैड तो तुम ही होना। अब आगे अनिका को धीरे धीरे होश आने लगता है और वो धीरे से अपनी आंखें खोलता है और सबसे पहले उसकी नजर सीलिंग पर जाती है। फिर वह अपने नजदीक घूमकर उसे जगह को मॉनिटर करने लगती है। तभी उसको उसके कानों में एक कोल्ड आवाज पड़ती है, फाइनली तुम्हें होश आ ही गया,
अनिका जैसे ही उस आवाज को सुनती है, उसे एक एक करके सारी चीज याद आने लगती है। उसे भी याद आ जाता है कि उसको उसके घर वालों ने कैसे फ्रेम करके मारा है। ये याद आते ही उसके आंखों से आंसू बहने लगता है। शिवाय जो उसके ऊपर गुस्सा करने वाला होता है और उसको चिल्लाने वाला होता है, जब वो उसके आंखों में आंसू देखता है तो वो एकदम से पैनिक कर जाता है और कहता है, क्या हुआ तुम्हें? कहीं दर्द हो रहा है क्या? तुम रो क्यों रही हो? डॉट, मैं डॉक्टर को बुलाऊं क्या? और वह आवाज लगाकर डॉक्टर को बुलाने लगता है, लेकिन तभी अनिका उठ जाती है और शिवाय को गले से लगा लेती है और फिर वह और जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देती है। उसको याद आ रहा होता है कि वह जिस हिंदी के लिए इतना कुछ करती थी, जिस फैमिली के लिए वह जीती थी, उसे फैमिली ने उसे किस तरह से धोखा दिया है। उसका नाम, उसकी पहचान, हर एक चीजों उससे छीन ली गई है। इस वक्त अनिका को किसी के कंधे की जरूरत होती है, पर वो अपना सर रखकर रो सके, इसलिए उसने शिवाय को ही हक कर लिया होता है, क्योंकि अभी उसके पास फैमिली के नाम पर, दोस्त के नाम पर या फिर कांटेक्ट के नाम पर जो भी कुछ था, वो सिर्फ और सिर्फ शिवाय ही था। वही शिवाय के बुलाने पर डॉक्टर भी अब तक वहां पर आ गई होती है और वो सब उन दोनों को इस तरह से दिखती है तो वो वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी शिवाय अपनी उसे भारी आवाज में कहता है, ये रो क्यों रही है? तुमने इसके साथ क्या किया है? वो डॉक्टर उसकी बातें सुनकर एकदम से डर जाती है और कहती है, सर, सर, हम्म, मैंने को कुछ नहीं किया। शिवाय कहता है, अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो यहां रो क्यों रही है? क्योंकि जब मैं इसे लेकर आया था तब तो ये ऐसी नहीं थी। वो डॉक्टर शिवाय को देखते हुए अपने मन में कहती है, अबे पागल इंसान, मुझे क्या पता वो क्यों रो रही है। मैं भगवान थोड़ी उसके अंदर आत्मा में घुसकर चेक करो कि उसे क्या प्रॉब्लम है। वो जरूर इसी डेविल की वजह से रो रही होगी। लेकिन फिर वो शिवाय की बात का डरते हुए जवाब देती है और कहती है, वो प्रेग्नेंट है ना, उसके साथ वह रो रही है, ये उनके हार्मोन्स चेंज होने के साइड इफेक्ट है। प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, कभी कभी हमारा बेमतलब का रोने का मन करता है तो कभी हंसने का। शिवाय उस डॉक्टर को घूर घूर कर देखने लगता है, जैसे कह रहा हूं, तुम सच बोल रही हो ना? अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो डॉक्टर उसकी नजरों को देखकर इस चीज को समझ आती है और वो अपनी नजरें नीचे कर लेती है और अपने मन ही मन उसको गालियां देने लगती है। वही शिवाय अनीका को चुप करते हुए कहता है, देखो मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, तुम रोना बंद करो, कोई तुम्हें कुछ नहीं रहेगा। वो ऐसे ही उसको चुप करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अनीका उसकी बातें सुनकर तो और जोर जोर से रोने लगती है। वो ऐसे ही काफी देर तक रोती रहती है और जब वो रोते रोते थक जाती है तो वो उसके कंधे पर ही वैसे ही सो जाती है। शिवाय उसको इस तरह से साथ देखकर एक दो बार आवाज लगता है, लेकिन जब उसे कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता है तो वो धीरे से उसको खुद से अलग करता है तो देखता है वो सो चुकी होती है। शिवाय फिर उसको बेड पर अच्छे से लेटाता है और उसके सूख चुके आंसुओं को देखता है और फिर वो बाथरूम में जाकर एक टॉवल को गिला करके लाता है और उसके फेस को अच्छे से क्लीन करता है और कहता है, ओह, तो लड़कियां ऐसे रोती है। अगर रोने की क्वालिटी मेरे बच्चे में आ गई तो मैं क्या करूंगा? मुझे कुछ भी करके इस लड़की को दोबारा से कहीं भी रोने नहीं देना है। नहीं तो इसका ये वाला क्वालिटी अगर मेरे बच्चे ने अपना लिया तो मेरा तो जीना ही हराम हो जाएगा। लड़कियों का रोना काफी ज्यादा डेंजरस है। अनीका की जब नींद खुलती है तो सुबह के 10 बज गए होते हैं और उसके सामने एक नर्स और एक डॉक्टर खड़ी हुई होती है और डॉक्टर के हाथ में खाली इंजेक्शन होता है। अनीका को उठा हुआ देखकर वो डॉक्टर कहती है, अच्छा हुआ आप उठ गई, मुझे आपका ब्लड लेना था ब्लड टेस्ट करने के लिए। अनीका जैसे ही उस डॉक्टर की बात सुनती है, एकदम से उछाल के एक किनारे पर जाकर बैठ जाती है और कहती है, क्या तुम मुझे ये इंजेक्शन लगाओगी? वो डॉक्टर कहती है, हाँ, तभी तो मैं ब्लड निकलूंगी आपका। इतना बोलकर वो अनीका का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ती है, लेकिन तभी अनीका उसके हाथों को पकड़ लेती है और कहती है, आप ऐसा नहीं कर सकती हो मेरे साथ।
वो डॉक्टर उसके हाथों से अपने हाथ को छुड़वाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह छुड़ावा नहीं पाती है और फिर वह एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, ये जरूरी है आपके लिए और आपके बेबी के लिए। अनिका कहती है, तुम कुछ भी कह लो लेकिन मैं इंजेक्शन नहीं लगवाने वाले हूं। इतना बोलकर वो उसके हाथ को छोड़ देती है और उठकर वहां से बाथरूम में भाग जाती है और गेट को बंद कर लेती है और अंदर से कहती है, अब मैं भी देखती हूं तुम कैसे मुझे वो इंजेक्शन लगाती हो। वो डॉक्टर और नर्स बाथरूम के गेट के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं और उसे गेट खोलने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं। शिवाय, जो अभी कुछ देर पहले ही बाहर क्या हुआ होता है, वो तभी उस वार्ड में इंटर करता है, कहता है, क्या हुआ, यहाँ पर इतना हल्ला क्यों हो रहा है। वो डॉक्टर शिवाय को देखने के बाद से किनारे पर आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, वो हमें मैम का ब्लड निकलना था लेकिन वो खुद को बाथरूम में लॉक कर ली है और बाहर नहीं आ रही है। शिवाय उस डॉक्टर एक किनारे खड़ा होने का इशारा कर देता है और खुद गेट के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और डोर पर नॉक करते हुए कहता है, अनिका बाहर आओ। अनिका कहती है, बिल्कुल भी नहीं, अगर मैं बाहर आऊंगी तो वो डॉक्टर मुझे इंजेक्शन लगा देगी। शिवाय कहता है, वो डॉक्टर तुम्हें कुछ नहीं करेगी, उसे बस थोड़ा सा ब्लड लेना है, लेकर चली जाएगी, चलो बाहर आओ। अनिका कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं आने वाली, मुझे इंजेक्शन से बहुत ज्यादा डर लगता है। शिवाय, अनिका ड्रामा करना बंद करो, ये जरूरी है हमारी बेबी के लिए। अनिका अंदर से चिल्लाते हुए कहती है, इतना ही जरूरी है तो तुम ही अपना ब्लड टेस्ट करवा लो ना, बच्चे के बाप तो तुम ही होना, मेरे पीछे क्यों पड़े हो। शिवाय अपने गुस्से पर किसी तरह से कंट्रोल करते हुए बड़े ही प्यार से कहता है, अनिका, अगर ऐसा होता तो मैं करवा लेता ना, बट ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज तुम बाहर आ जाओ। अनिका कहती है, तुम कुछ भी कर लो लेकिन मैं बाहर नहीं आने वाली हूं। एक तो बच्चा भी मैं ही पैदा करूं और ब्लड टेस्ट भी मैं ही करवाऊं। इस बेबी को हम दोनों ही तो मिलकर पैदा किया है। अब आगे। शिवाय अनिका की बात सुनकर काफी ज्यादा इरिटेट हो गया होता है, फिर वह एक डॉक्टर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, जाकर के लेकर आओ इसे खोलने के लिए। तभी वहां पर ऋषभ आ जाता है और कहता है, अनिका, मुझे लगता है तुम्हें शिवाय को ब्लड टेस्ट करवाने की वजह है उसे बेबी पैदा करने के लिए बोलना चाहिए। ये ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं पढ़ा है बेबी को बर्थ डेट वक्त बहुत ही ज्यादा पेन होता है, इसलिए मुझे नहीं लगता तुम उस पेन को सह पाओगी। क्योंकि जो लड़की इतनी छोटी सी सुई से इतना ज्यादा डरती हो, वो उसे पेन को कैसे संभाल सकती है। अनिका कहती है, अरे पेन तो मैं कितना भी ज्यादा सह लेती हूं, बस मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। अगर तुम मुझे बॉर्डर पर लड़ने के लिए भेजते हो तो भी मैं नहीं डरूंगी, बस मुझे इस इंजेक्शन से नफरत है। वही शिवाय ऋषभ को ऐसे देख रहा होता है जैसे बोल रहा हो, पर मुझे इस मुसीबत से निपटा लेने दे, फिर मैं तुझे बताता हूं। तभी डॉक्टर भी की को लेकर आ जाती है और शिवाय उससे बाथरूम के गेट को खोल देता है। अनिका कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो शिवाय की गोद में होती है। अनिका चिल्लाते हुए कहती है, देखो, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम ही अपना ब्लड टेस्ट करवा लो ना, आखिर तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का तो सेम ही होगा ना, इसलिए चाहे तुम्हारा ब्लड टेस्ट हो या मेरा क्या फर्क पड़ता है। शिवाय अनिका को गुस्से से देखता है और कहता है, राइट, मेरे बेबी का ब्लड मुझसे ही मैच करेगा, लेकिन उसकी माँ का ब्लड ग्रुप कौन सा है यह जाने के लिए तो मुझे उसका ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा ना। अनिका कहती है, अरे तुम्हें उसकी माँ से क्या लेना देना है जो तुम उसके पीछे पड़े हुए हो। शिवाय उसको बेड पर लेटा कर उसके उसके पैरों को अपने दोनों पैरों के बीच दबा देता है और उसके हाथ को अपने एक हाथ में पकड़ लेता है और कहता है, मुझे उसकी माँ ही से तो सब कुछ लेना देना है। अनिका उसकी इस बात को समझ नहीं पाती है और वो अभी भी शिवाय से लड़े जा रही होती है। शिवाय जब देखता है वो ऐसे नहीं मानने वाली है, तो शिवाय ने बिना वक्त गवाए अनिका के होठों पर अपने होठ रख दिए। ये देख अनिका शॉक हो गई थी। अनिका इस वक्त शिवाय के इस एक्शन की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अनिका कुछ समझ पाती या उसको धक्का दे पाती, इससे पहले ही शिवाय ने अनिका के होठों को अपने होठों में भर लिया। वो प्यार से सॉफ्टली किस कर रहा था
और साथ ही वो उस डॉक्टर को ब्लड निकलने का इशारा भी कर देता है। डॉक्टर भी उसके इशारे को समझकर अनीका का हाथ पकड़ लेती है और इंजेक्शन इंजेक्ट कर देती है। वही शिवाय अनीका को इस तरह से किश कर रहा था जैसे अनीका सिर्फ शिवाय की ही है। वो कभी अपर लिप्स को शक करता तो कभी लोअर लिप्स को स्मूच करता। शिवाय ऐसे अनीका को किस कर रहा था जैसे बरसों के प्यासे को पानी मिल गया हो। जब 10 मिनट बाद अनीका की सांस खुलने लगती है तब शिवाय अनीका को छोड़ता है। उसके छोड़ते ही अनीका जोर जोर से सांस लेने लगती है और उसको गुस्से से देखने लगती है। तभी शिवाय उसकी आंखों में देखकर कहता है, ऐसे देखना बंद करो, नहीं तो पछताओगी अगर मैंने अपना कंट्रोल को दिया तो। अनीका जैसे ही उसकी बात सुनती है वो तुरंत दूसरे साइड देखने लगती है और अपने मन में शिवाय को गालियां देते हुए कहती है, अबे ये क्या साइको इंसान है, एक तो मुझे बिना परमिशन लिए मुझे किश किया और अब ऐसी बेशर्मों वाली बातें कर रहा है, वो भी सबके सामने। इसके अंदर शर्म वर्म है कि नहीं, या फिर ये निर्लज ही पैदा हुआ था। वो ये सब चीजें सोच ही रही होती है कि तभी शिवाय कहता है, अगर तुम्हारा मुझे गली देना हो गया हो तो क्या तुम अब घर चलना चाहोगी। अनीका उसकी बात सुनकर अपने सोच से बाहर निकलती है और कहती है, हाँ मुझे घर जाना है, वैसे टाइम क्या हो रहा है, मुझे कॉलेज में जाना होगा। शिवाय अपनी रूड टोन में कहता है, तुम आज कॉलेज नहीं जाने वाली हो। अनीका कहती है, ऐसे कैसे नहीं जाने वाली हूं, और तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। शिवाय उसकी बात सुनकर उसकी तरफ झुकने लगता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, तुम्हारे बच्चे का बाप। अनीका उसके ऐसे झुकाने की वजह से थोड़ा सा पीछे हो जाती है और फिर इधर उधर देखते हुए कहती है, तुम ऐसे मत बोला करो, समझे, लोग कुछ और ही समझ लेंगे। शिवाय, जैसे कि क्या। अनीका कहती है, यही कि तुम इसके डैड हो और मैं इसकी मॉम। शिवाय, हाँ तो ये तो सच्चाई है कि तुम इसकी मॉम हो और मैं इसका डैड। ये हम दोनों का ही तो बच्चा है। अनीका कहती है, हाँ यही तो गलत साउंड कर रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे हम दोनों मिलकर इसे पैदा कर रहे हैं। शिवाय, हाँ तो ये गलत भी तो नहीं है, ये हम दोनों का ही तो है और हम दोनों ही कैसे पैदा कर रहे हैं। अनीका, अरे मेरा मतलब ये है कि जैसे छोड़ो, मैं तुम्हें नहीं समझ सकती हूं और मैं कॉलेज जाने वाली हूं। मुझे कॉलेज जाने से नहीं रोक सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में कहीं नहीं लिखा था कि मैं कॉलेज नहीं जा सकती हूं। फिर वो अपने मन में कहती है, कुछ भी करके कॉलेज जाना ही होगा, क्योंकि अगर मैं घर में रहूंगी तो मुझे उन सब के धोखे की याद आएगी और मुझे रोना आएगा, और अगर मैं रोऊंगी तो ये मेरे बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन मैं इस बच्चे के बारे में इतना क्यों सोच रही हूं, ये मेरा नहीं है, ये तो उस लड़की का है ना। फिर मुझे सारे इमोशंस फील क्यों रहे हैं, क्या मैं इसकी बॉडी में हूं इसलिए। नहीं, मैं इस बेबी ठे बारे में कुछ भी नहीं सोच सकती हूं। मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है। मेरी लाइफ का सिर्फ एक ही मोटिव है, किसी भी हाल में खुद को स्ट्रांग बनाना और उन लोगों से अपनी मौत का बदला लेना। उन लोगों से उनके नाम, शोहरत और पैसों को छीनना, जिस शोहरत और नाम की वजह से उन लोगों ने मेरे साथ ये सब किया। तुम फिर से अब आगे। अनीका अस्पताल से आते ही तैयार होकर अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। वो जैसे ही कॉलेज पहुंचती है वैसे ही सृष्टि भी उसके पास आ जाती है और उसी के पास बैठ जाती है। फिर वो दोनों साथ में अपने क्लासेस को अटेंड करते हैं और लंच टाइम कैंटीन में चले जाते हैं दोनों। वो दोनों बैठकर अपना लंच कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर लड़कों का 3 ग्रुप आ जाता है और उनमें से एक लड़का एक कोने वाले टेबल के पास जाकर खड़ा हो जाता है और अपना फोन उसे लड़की के सामने फेंकते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे नाम को किसी लड़की के साथ जोड़ने की। उस लड़के के ऐसे चिल्लाने और अपने सामने आ जाने पर वो लड़की एकदम से डर जाती है और वहां से भागने लगती है। लेकिन तीनों में से एक लड़का उसके हाथों को पकड़ लेता है और वो उसे लड़के के हाथों से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। फिर उन तीनों में से जो हेड लड़का होता है वो उस लड़की को घूरते हुए कहता है,
तुम्हें ये फोटो कहाँ से मिले? वो लड़की उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूं, जिसकी वजह से मैं तुम्हारा फोटो हमेशा सेव करके रखती हूं। वो लड़का कहता है, मतलब तुम एक स्टॉकर हो? वो लड़की बोलती है, नहीं अहान, मैं तो तुम्हारी फैन हूं। अहान उस लड़की को घूरते हुए कहता है, फोटो को डिलीट करो और दोबारा से अगर तुमने कभी भी मेरे फोटो को किसी और की फोटो के साथ एडिट करके पोस्ट किया तो मैं तुम्हें इस कॉलेज से निकलवा दूंगा। इतना बोलकर वो वहां से जाने लगता है। तभी वो लड़की अहान का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन अहान तुरंत उसके हाथों को झटक देता है, जिसकी वजह से वो लड़की नीचे गिर जाती है। अनिका जब देखती है अहान ने उसे लड़की को नीचे गिरा दिया है तो उसे बहुत तेज गुस्सा आता है और वो उठकर उसकी तरफ जाने लगती है और फिर दोनों एक दूसरे से टकरा चाहते हैं और अनिका गिर जाती है। अहान जैसे ही अनिका को अपने सामने देखता है चिल्लाते हुए कहता है, तुम। अनिका भी उसको गुस्से से देखने लगती है और कहती है, फिर से ये तुम ही हो। मैं तुमसे पहले ही कहा था ना कि किसी को भी कॉलेज में बुली मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वही अहान अनिका के सारी बातों को इग्नोर करता हर कहता है, उफ, तो तुम कल रात के एक्सीडेंट के लिए यहां पर पैसे लेने आई हो। फिर वो अर्णव की देखता है और कहता है, ये लो मेरा पेटीएम और इस लड़की के साथ चले जाओ और इस पैसे निकाल कर दे दो, ये जीतना चाहती है उतना। और फिर वो अनिका की तरफ देखता है और कहता है, और हाँ, तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतना ले लेना, लेकिन दोबारा मेरी आंखों के सामने मत आना। अनिका को की बात सुनकर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो गुस्से में उसको एक चांटा मार देती है और सेकंड के लिए वहां पर सन्नाटा छा जाता है। तभी सृष्टि तुरंत अपनी जगह से खड़ी होती है और अनिका का हाथ पकड़ के वहां से दौड़ने लगते हैं और कहती है, अरे तुमने इन लोगों से क्यों पंगा ले लिया? मैं सबसे तुझे प्रोटेक्ट कर सकती हूं, लेकिन इन लोगों से नहीं कर सकते, तुझे पता है ना, क्योंकि ये पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये लोग हमारे कॉलेज के बास्केटबॉल प्लेयर है, इसलिए टीचर भी इन लोगों को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। अनिका कहती है, ये लोग कोई भी हो, मैं इनसे नहीं डरती हूं। इतना बोलकर वो वापस उन लोगों के पास जाने वाली होती है कि तभी सृष्टि उसका हाथ पकड़ है और कहती है, प्लीज मत जा, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुझे या तेरे बेबी को कोई हर्ट करे। वही दूसरी तरफ थप्पड़ मारने वाली न्यूज पूरे कॉलेज में आग तरह फैल रही होती है और वही अहान गुस्से में म्यूजिक रूम में बैठा हुआ होता है। तभी अर्णव कहता है, आज तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई तुझसे इस तरह से बिहेव करने की। लड़की में कुछ बात तो है। वही अहान कुछ सोच रहा होता है। थोड़ी देर बाद सारे कॉलेज के लड़के और लड़कियां प्लेग्राउंड में खड़े होते हैं। टीजर अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं, जूनियर और सीनियर में एक डिबेट होगा। रोल नंबर के हिसाब से 2 लोगों को आगे आने के लिए बोलूंगा। फिर वह जिसका जो रोल नंबर होता है उसे हिसाब से उन लोगों को बुलाने लगे देखते हैं। जैसे अगर किसी का रोल नंबर 1 होता है तो दूसरे क्लास के रोल नंबर 1 को बुलाया जाता है उसे रोल नंबर 1 के साथ compete करने के लिए। और फिर अनिका और अहान की बारी आती है और दोनों का रोल नंबर सेम होता है 4। इसलिए दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया जाता है और उन दोनों का टॉपिक होता है ट्रू लव। अहान अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है, ट्रू लव रेयर है और लाइफ में एक बार ही होता है और जब होता है लाइटिंग की तरह हिट करता है और हम उसी इंसान के साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहते हैं।
जैसे हमारे मॉम डैड के बीच का प्यार। और ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट को आगे रखता है जो लोगों को काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है। लेकिन तभी अनीका अपनी बात आगे रखते हुए कहती है, ट्रू लव सिर्फ बुक्स और मूवी में ही होती है। रियल लाइफ में कोई प्यार नहीं। वहां पर सिर्फ लोग मतलब के लिए साथ आते हैं। और साबुन का मतलब निकल जाता है तो इंसान को भी अपनी लाइफ से इस तरह से निकाल सकते हैं जैसे दूध में पड़ी मक्खी। आहान कहता है, तुम्हारा मतलब है ट्रू लव होता ही नहीं है, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स के बीच है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के बीच है, वो लव नहीं है क्या? ट्रू लव होता है एंड हैप्पी एंडिंग भी होती है। अनिका कहती है, ओके फाइन होता होगा बट सबके लिए नहीं। तुम्हारा पेरेंट्स साथ होंगे बट सबके नहीं होते। सब लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ मतलब के लिए साथ होते हैं। उनका प्यार से कोई लेना देना नहीं होता। तुम्हें पता है प्रॉब्लम क्या है? हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले लव, कपल्स वाले लव को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अपनी फैमिली वाले लव को भूल जाते हैं। और हम इसी झूठे प्यार के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बर्बाद हो जाना, पागल हो जाना, अपनी जान दे देना, ये ट्रू लव है। आहान कहता है, तुम्हारी थिंकिंग गलत है। ट्रू लव में मैंने लोगों को हेल्दी होते हुए देखा है, खुश रहते हुए देखा है, ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए देखा है। अनिका कहती है, मैंने तो लोगों को पागल होते हुए। आहान गुस्से से कहता है, मुझे तुम जैसे इन मैच्योर बच्चे से बात ही नहीं करना है। अनिका कहती है, ओह तो तुम बहुत मैच्योर हो। तो क्या तुम जैसे मैच्योर लोग लोगों को रास्ते में हिट करते फिरते हैं और फिर बिना उनकी हेल्प के वहां से भाग जाते हैं। आहान कहता है, वो एक्सीडेंट मेरी वजह से नहीं हुआ था और वो मैंने जानबूझकर किया भी नहीं था। अनिका कहती है, मानती हूं तुमने नहीं किया था, लेकिन तुम हमारी हेल्प कर तो सकते थे। आहान, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं जल्दी में था, मैं किसी के पीछे जा रहा था। अनिका कहती है, किसके पीछे? ट्रू लव लाइटिंग या फिर किसी लड़की के पीछे? आहान कुछ कुछ नहीं बोल पाता है उसकी बात सुनकर। तभी अनिका आगे कहती है, तुम तो लव की बातें ही मत करना, क्योंकि तुम्हारे पास हर्ट ही नहीं है। तुमने तो एक जख्मी इंसान को रास्ते पर छोड़ दिया और कैंटीन में एक लड़की की इतनी गंदी तरीके से बेइज्जती थी कि तुम्हें तो प्यार का मतलब भी पता नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने आप से प्यार करते हो। ये सब बोलते हुए वह दोनों एक दूसरे के एकदम करीब आ गए होते हैं। वो दोनों एक दूसरे का आंखों में देख रहे होते हैं, एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे होते हैं। आहान कुछ बोलते ही वाला होता है कि छुट्टी हो जाती है। तैयार हो जाओ मुझसे प्यार करने के लिए। अब आगे। फिर सब वहां से जाने लगते हैं। अनिका भी जा रही होती है, तभी सृष्टि उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है और कहती है, सीनियर से पंगा मत ले, यही हमारे लिए अच्छा रहेगा। अनिका कहती है, मैंने क्या किया है? उसी ने सब कुछ शुरू किया था, उसने मुझे इनमैच्योर बोला था। वो जर्क अपने आप को समझा क्या है? आहान वही पीछे खड़ा होकर उन दोनों की बातें सुन रहा होता है और उसकी बातें सुनकर बहुत ही तेज गुस्सा आता है और वो गुस्से में उसके सामने आ जाता है। अनिका जब उसको अपने सामने देखती है तो कहती है, फिर से बुली करने आए हो? तुम्हें क्या लगता है मैं बाकी लड़कियों की तरह डर जाऊंगी? मैं जैसे लोगों से नहीं डरती हूं। उसने मुझसे दूर रहना नहीं तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। वही सभी लोग उन दोनों को ही देख रहे होते हैं। तभी वहां से एक लड़का जा रहा होता है जिसके हाथ में बहुत सारे पेपर्स होते हैं और उस लड़के का पैर लड़खड़ा जाता है और उससे आहान को धक्का लग जाता है एंड दोनों का एक्सीडेंटली किस हो जाता है।
ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन थैंक गॉड उन दोनों के लिप्स के बीच में एक पेपर आ गया होता है जिससे उन दोनों का डायरेक्ट किस नहीं होता है। फिर अहान अनिका से दूर होकर उसके दोनों साइड अपने दोनों हाथों को रख देता है और उसके ऊपर झुकते हुए कहता है, गेट रेडी तो फॉल इन लव। अनिका उसको गुस्से में देखते हुए कहती है, इडियट कहीं के, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा? अहान कहता है, हाँ तुम्हें मुझसे प्यार होगा, वह भी बहुत जल्द। तुम ट्रू लव को नहीं मानती हो ना, लेकिन अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ट्रू लव होता है तो कैसा फील होता है। अनिका अहान को गुस्से में देखती है और उसके पैर पर अपना पैर दे मारती है और गुस्से से वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद किश वाली बात पूरे कॉलेज में फैल जाती है और सभी लोग अनिका को बुला भाला बोलने लगते हैं, लेकिन अनिका सबको पूरी तरीके से इग्नोर करती है। यहां सृष्टि और चंगू मंगू टांगू तीनों मिलकर अनिका को टिश कर रहे होते हैं। अनिका उन सबको घूरते हुए कहती है, कोई किश विश नहीं हुआ, बिच में पेपर था, देखा नहीं क्या तुम लोगों ने? तभी वहां पर एक लड़की और एक लड़का आ जाते हैं और वह लड़का कहता है, सच बोलना मिस अनिका, क्या आपको कुछ भी फील नहीं हुआ? क्यूट सी फीलिंग या एक्साइटमेंट या ऐसा कुछ जैसे पेट में तितलियां उड़ रही हो? अनिका अपने पीछे से आती उसे आवाज को सुनकर गुस्से में उसे तरफ देखती है और उसे इंसान पर चिल्लाने ही वाली होती है कि तभी याद आता है उसे कि ये दोनों तो वही इंसान है जो हमेशा से अनिका को सारे लोगों से बचते आए हैं और प्रोटेक्ट करते आए हैं, और ये कोई और नहीं, इशी और रुद्र होते हैं, शिवाय के दोनों भाई बहन। अनिका उन दोनों को देखते हुए एक ऑकवर्ड स्माइल करती है और कहती है, गुड आफ्टरनून सीनियर। रुद्र कहता है, हम दोनों सिर्फ 2-3 दिन ही कॉलेज नहीं आए हैं और तुमने तो इन 2-3 दिनों में हर एक चीज को ही बदल कर रख दिया है। आई मीन हर तरफ तुम्हारे चर्चे हो रहे हैं। ऐसा भी क्या हो गया तुम्हारे साथ जो तुम इतना ज्यादा बदल गई? अनिका रुद्र की बात सुनकर एक ऑकवर्ड स्माइल करने लगती है और कहती है, मैं तो पहले से ही ऐसी थी, बस आप लोग मुझे अच्छे से जानते नहीं थे। और जैसे कि आपने बताया, आप लोग 2-3 दिन तक कॉलेज नहीं आए और उन 2-3 दिन में सृष्टि भी कॉलेज नहीं आ रही थी। एक मैं ही अकेली थी जो कॉलेज आ रही थी और फिर ये लोग मुझे परेशान करने के लिए मेरे पीछे पड़ गए थे। आप तीनों में से कोई भी यहां पर मौजूद ही नहीं था जो मुझे इन लोगों से प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए अब मुझे ही खुद को प्रोटेक्ट करना था, इसलिए मैंने इन लोगों को थोड़ा सा सबक सिखा दिया। इशी कहती है, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, अब हमें तुम्हारी टेंशन नहीं लेने पड़ेगी, लेकिन तुम्हें अहान से रहना चाहिए, एक बहुत ही पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है, अगर अपनी दुश्मन निकलने पर आ गया तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है, जितना हो सके उससे दूरी बनाकर रखना। इतना बोलकर वो रुद्र को वहां से चलने का इशारा करती है। रुद्र भी अनिका और सृष्टि को बाय बोलकर इशी के साथ वहां से निकल जाता है। दोनों कार पार्किंग में आ जाते हैं। कार पार्किंग में आने के इशी कहती है, अच्छा है या खुद का ध्यान खुद ही रख सकती है, नहीं तो मुझे तो लगा था हमें इसका बॉडीगार्ड बनाकर इसके पीछे पीछे घूमना पड़ेगा इसे प्रोटेक्ट करने के लिए। रुद्र कहता है, ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या हमें भाई को आज के एक्सीडेंट के बारे में बताना चाहिए? इशी कहती है, मेरे प्यारे बड़े भाई, तुम्हें उसके लव लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। वो सिर्फ सरोगेसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन की है, अपनी पूरी जिंदगी भाई के नाम नहीं कर दी है। जो उसके पर्सनल लाइफ की भी एक डिटेल भाई को बताते फिरोगे। अपना मुंह बंद करके रहो और भाई को इस बारे में कुछ भी मत बताना। हमें बस उसका ध्यान रखना है कि उसे कोई चोट ना पहुंच पाए, क्योंकि वो इस वक्त प्रेग्नेंट है और उसको हर्ट हुआ तो बेबी को हॉट हो सकता है। रुद्र कहता है, उसका ध्यान रखने के लिए फिर तो हमें उसके अगल बगल रहना पड़ेगा। इशी कहती है, हाँ तो रहेंगे ना उसके अगल बगल उसका दोस्त बनकर। रुद्र कहता है, और अगर उसे सच्चाई पता चल गई तो? इशी कहती है, कॉलेज फोरम पर जो वीडियो पोस्ट हुई है उसने तुमने देखा है ना, वो कैसे आह्वान को मार रही है, उसी तरह तुम भी तैयार रहना मार खाने के लिए। रुद्र कहता है, ये पहले तो कितनी स्वीट थी, एकदम सीधी शादी, किसी से बात तक नहीं करती थी, एकदम से या खूंखार कैसे बन गई? हाँ, मुझे याद आया कि ये खूंखार क्यों हो गई है, वो उसके टमी में भाई का बेबी है ना, इसीलिए भाई का असर हो गया इसके ऊपर।
अब मेरे भाई इतने बड़े वाले डेविल है तो जाहिर सी बात है उनका बच्चा एक छोटा मोटा राक्षस तो होगा ही, और जब वो राक्षस होगा तो उसकी माँ को तो तड़का बनना बढ़ेगा ना। हाँ, इस बच्चे ने मेरी स्वीट सी एंजल को तड़का बना दिया। इस कहानी का अगला भाग यहाँ पढ़े।